हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस। तो आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जो चैप्टर है इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ इससे पुरानी चीज़ें हमें जाननी होंगी, जैसे कि ये जो चैप्टर है ये किस ब्रांच के अंडर हम पढ़ते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है ये दो पार्ट में हम स्टडी करते हैं। पहला पार्ट है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नंबर 1 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स and second one is electrodynamics। तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें दो वर्ड तो कॉमन है, दैट इज इलेक्ट्रो, ठीक है। और जो इन दोनों ब्रांचेस को डिफरेंशिएट करता है वो है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच होती है इट इज बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस, स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्ज क्या होते हैं अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि चार्ज होते क्या हैं। तो चार्ज को हम दो ब्रांच में स्टडी करते हैं, नंबर 1 इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड नंबर 2 इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो स्टैटिक वर्ड जो है आप लोगों ने बहुत पहले भी सुना होगा कि स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स मतलब होता है जब भी कोई भी चीज रेस्ट पर हो, एट रेस्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। तो जब भी चार्जेस एट रेस्ट हो, चार्जेस एट रेस्ट हो, उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जब भी चार्ज इन मोशन हो, चार्ज इन मोशन, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो देखो चार्ज एट रेस्ट है तो इसको स्टडी करने के लिए हमारे पास हमारे जो 12th क्लास में जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहला वाला चैप्टर 1 जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस, जो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, एंड फील्ड्स। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज और उससे रिलेटेड फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो सेकंड चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये हम इसमें सीखेंगे। और फिर है उसके बाद हमारा कैपेसिटेंस। और जब भी चार्ज मोशन में आने लगते हैं तो इसके जो आने वाले चैप्टर्स है वो चार्ज इन मोशन में है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। फिर हमारा एसी। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये रिलेटेड है चार्ज इन मोशन से। जब भी चार्ज मोशन में हो, यानी कि दैट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना है चार्ज इन मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना है चार्ज एट रेस्ट। तो सर चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज? देखो इससे पहले जो हमने पढ़ा, जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा, तो उसमें जो मेजरली चीजें हमने पढ़ी वो रिलेटेड टू मास थी। सर मास क्या होता है? तो मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। सर इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या होता है? तो इंट्रिंसिक एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की जो होती है उसको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। लाइक वो किसी पर डिपेंड नहीं करती, वो उसके अंदर से ही आती है। तो बेसिकली फिजिक्स में मैटर के केस में दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, नंबर 1 इज मास एंड नंबर 2 इज चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सिमिलर लाइक मास।
चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है सिमिलर एज मास, जो कि आपको कई सारे फेनोमेना दिखाती है। सर कौन कौन से फेनोमेना? जैसे हम आगे पढ़ेंगे कूलोम्बिक फोर्स। कूलोम्बिक फोर्स मतलब फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जैसे हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन में फोर्स बिटवीन टू मासेस, दैट अट्रैक्टिव फोर्स जो हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हम देखेंगे इससे रिलेटेड फील्ड्स कि चार्जेस कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालते हैं, चार्जेस जब मूव करने लगते हैं तो कैसे वो एक इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं, कैसे वो एक मैग्नेटिक फील्ड्स भी बनाते हैं, है ना, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बोलते हैं, जो हम बहुत आगे देखेंगे। तो ये सब हमें स्टडीज में करना है। तो चार्ज क्या होता है? कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो चार्ज इज intrinsic property of matter. So charge can be defined as charge is an intrinsic property of matter like mass which shows some phenomena like electromagnetic fields, electric force, magnetic force, एक्सेट्रा। तो ये तो मोस्ट बेसिक डेफिनेशन हो गई कि चार्ज एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। अब चार्ज से रिलेटेड और भी चीजें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर क्या क्या है? सबसे पहली चीज तो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी याद है, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11 हमने पढ़ा था, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो इट्स एन आल्सो एन फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी की कुछ यूनिट्स होती थी, हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, अलग अलग सिस्टम पढ़े थे, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में इसकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, इट इज कूलॉम। कूलॉम इसका सिंबल होता है C, ठीक है। और चार्ज का जो सिंबल होता है वो या तो स्मॉल q या फिर हम कैपिटल Q से इसको शो करते हैं। इट इज अ सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल ऑफ चार्ज, चार्ज का सिंबल होता है। ऐसा यूनिट होती है कूलॉम। अच्छा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जब हम आगे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो एक्चुअली में क्या होता है, जो चार्ज होता है ना, चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इंटरवल। कितने टाइम इंटरवल में कितना करंट फ्लो हुआ उसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें चार्ज मिलता है। तो यहां से अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का ट्राई करें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, हमने क्या बोला, करंट, करंट का सिंबल होता है आई और टाइम का होता है टी। तो करंट इनटू टाइम, तो करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पेयर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए इंटू टी। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ये चार्ज का, ठीक है। चार्ज का सिंबल हो गया, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, चार्ज की एसआई यूनिट हो गई। इस चार्ज के बारे में बेसिक बातें हमने कर ली। अब आगे हम देखते हैं इसकी और भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज की, जैसे कि जो चार्जेस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। तो चार्जेस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जो सेम चार्जेस होते हैं ना वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव चार्ज होंगे वो भी एक दूसरे को
रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि सिमिलर चार्जेस attract each other and similar charges repel each other, और opposite charges attract each other, ठीक है ना। जैसे प्लस और माइनस ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और जैसे प्लस प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस माइनस चार्ज है तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। अच्छा, चार्ज और मास में कुछ रिलेशन होता है, देयर इज सम रिलेशन, कुछ हम फाइंड कर सकते हैं क्या सिमिलरिटीज होती हैं मास में, क्या सिमिलरिटीज होती हैं चार्ज में। ये आप लोगों का होमवर्क है, आपको बताना है कि चार्ज और मास को हम कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं, है ना। पहली चीज तो ये होगी कि वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है दोनों, है ना। अच्छा, मास जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता, है ना। नेगेटिव नहीं होता कि -2 kg बोल दिया, बट -2 कूलम हम चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है। तो चार्ज के बारे में हमने बेसिक बातें कर ली, हमने देख लिया कि चार्ज क्या होता है ना। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज को किस ब्रांच में पढ़ते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है वो किन दो पार्ट्स में डिवाइड है, उस ब्रांचेस का जो डिवीजन है उसका क्या यूज है वो हमने देख लिया, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, ठीक है। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। तो आपका होमवर्क क्या है, यू हैव टू फाइंड homework question, what is relation between charges and mass। जब भी रिलेशन क्वेश्चन है, रिलेशन, तो तुम्हें क्या फाइंड करना होता है, तुम्हें फाइंड करना होता है कुछ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। देखो, जब भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ना, तो हमें एनालिसिस करना होता है उस सब्जेक्ट का। और जब हम एनालिसिस बोलते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है या तो हम उसे क्वालिटेटिव एनालिसिस करें या फिर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें। जब हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस तो उसमें नंबर इंक्लूड नहीं होते, उसमें कुछ सिमिलरिटीज इंक्लूड होती हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सब बातें उसमें इंक्लूड होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, तो उसमें हमें नंबर, पैरामीटर्स, अमाउंट, ये सब चीज़ें हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो जब हम फिजिक्स में ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं तो इसमें हम देखेंगे, हम कहीं क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम करेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। और जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका कैसे हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब बेसिक अबाउट द चार्जेस पढ़ने के बाद हमें पढ़ना होगा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो जब हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली जो मोस्ट बेसिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं चार्जेस की, वो 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक एक करके हम उनको डील करते हैं और एक एक करके समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि चार्जेस जो हैं वो एडिटिव होते हैं। मतलब
हम चार्जेस को सिंपल नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चार्ज है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ा जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। बहुत बहुत सिंपल सी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है हमारी कौन सी होती है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो मान लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस है, वी हैव टोटल n नंबर ऑफ चार्जेस। तो जो टोटल चार्ज आएगा, जो टोटल चार्ज आएगा वो इन सब का क्या आएगा? सम आएगा। दे आर सिंपली एडेड। सो इफ वी हैव n number of charges, n number of charges, let's say q1, q2, q3 up to qn, then the net charge of the system, net charge of the system will be, we can say q net equals to q1 plus q2 plus q3 and so on up to n। जैसे मान लेते हैं हम हमारे पास सिस्टम है जिसमें चार हमारे पास चार्ज हैं टोटल। एक हमें दिया है, मान लेते हैं, तो चार्ज की यूनिट क्या होती थी? कूलम। तो मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है 3 कूलम का, एक चार्ज है -6 कूलम का, एक चार्ज है हमारे पास 5 कूलम, एक और मान लेते हैं -11 कूलम। तो इसका जो नेट चार्ज होगा इस पूरे सिस्टम का, जो नेट चार्ज होगा क्यू नेट, कितना होगा? सिंपली एडिड, सिंपल ऐड करना है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट चार्जेस आर एडेड simply. So we will say 3 coulomb plus 5 coulomb plus -6 plus -11। तो टोटल कितना हो गया ये? टोटल हो गया ये -9 कूलम। आ गया समझ में? तो ये हो गई सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, नोट कर लो इसे। अब जो सेकेंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है चार्जेस की, वो क्या है कि चार्जेस जो है वो कंजर्व्ड होते हैं, दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्जेस आर कंजर्व्ड। सर कंजर्व्ड का मतलब क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं कंजर्व्ड, तो फिजिक्स में जब भी कंजर्वेशन बोलते हैं, तुमने पढ़ा हो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? तो ये जब हम पढ़ते थे तब क्या बोलते थे? कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि इन चीजों को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। तो सिमिलरली जब हम बोलते हैं चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड, सो दिस इज द सेकेंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, चार्जेस, चार्ज इज कंजर्व्ड। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे मान लो ये हमने एक सिस्टम बनाया, इट इज आइसोलेटेड। तो आइसोलेट का मतलब ये होता है यहाँ से ना कोई भी चीज़ एक्सचेंज ना हो पाए, ना मास एक्सचेंज हो पाए, ना एनर्जी एक्सचेंज हो पाए, कोई भी चीज़ एक्सचेंज ना हो पाए विद द सराउंडिंग। तो सिस्टम को हम बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो मान लेते हैं इसमें हमारे पास एक 3 कूलम का चार्ज है, एक -2 कूलम का चार्ज है, एक 4 कूलम चार्ज है, एक 6 कूलम चार्ज है, ठीक है। तो अब इसमें जो टोटल चार्ज है दैट इज क्यू नेट, कितना हो जाएगा?
3 4 7 6 13 और 11 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस पर? 11 कूलम। अब हमने क्या करा, हमने इसको सेक करा, इस पूरे सिस्टम को सेक करा, तो हमने देखा कि जो चार्जेस थे वो एक्सचेंज हो गए, चार्जेस एक्सचेंज हो गए, बट जो नेट चार्ज था, जो सिस्टम का नेट चार्ज था वो उतना ही रहा, दैट इज 11 कूलम। तो चार्जेस की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि चार्जेस आर कंजर्व्ड। चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, they can be transferred from one body to another in an isolated system। तो क्या बोलेंगे हम इसमें? तो हमारे पास अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, so we have within an isolated system the net charge of the system will remain same, but charges can be transferred to each other within a system उस सिस्टम के अंदर चार्जेस जो हैं ट्रांसफर हो सकते हैं एक दूसरे में। जैसे इसे एक एग्जांपल हम देख रहे थे, तो मान लेते हैं जब हमने इसको शेक किया तो चार्जेस एक्सचेंज हो गए, कुछ ट्रांसफर हो गए, एक्सचेंज हो गए, ट्रांसफर हो गए इधर उधर। तो हमने देखा, मान लेते हैं यहाँ पे ये जो पहला चार्ज था ये हो गया 4 कूलम का, ये हो गया मान लेते -6 कूलम का, और ये हो गया मान लेते 3 कूलम का। तो बोलता है ये वाला चार्ज बताओ ये कितने का होगा। तो हमें पता है नेट चार्ज तो 11 ही रहना है, तो हम इसको मान लेते हैं x। तो हमारे पास क्या होगा 4 + 3 - 6 + x विल बी इक्वल्स टू 11। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7 - 6 1, ये इधर जाएगा, तो x विल बी 10 कूलम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं आपसे। अच्छा एक चीज और, चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड। सर इसमें क्या डिफरेंस होता है? देखो चार्जेस और चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल की जब हम बात करते हैं ना, तो चार्ज पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो चार्ज पार्टिकल को हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि न्यूट्रॉन जो हमारे पास होता है, तो न्यूट्रॉन को ब्रेक करके हम, जैसे हमारे पास मान लेते हैं न्यूट्रॉन है, इफ वी हैव न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज कितना होता है? 0, न्यूट्रल होता है। तो इस न्यूट्रॉन से हम एक इलेक्ट्रॉन बना सकते हैं और एक प्रोटॉन बना सकते हैं। जितना चार्ज प्रोटॉन में होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन में होता है, पर ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो इसका भी क्यू नेट कितना हो जाएगा? 0। तो एक एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या हो गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया जिसमें से चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट चार्ज पार्टिकल्स कैन बी। यहाँ पे लिख लो बट, नोट डाल के, बट चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नोट कर लो, ये डायग्राम नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो और ये चीज नोट कर लो। रफ कर दे। तो अब ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की लास्ट प्रॉपर्टी जो बची हुई है, इसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जब भी हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइज मतलब क्या होता है? क्वांटाइज मतलब होता है फिक्स होना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस यूनिवर्स में जो बेसिक चार्जेस हैं वो क्या है? चार्जेस ऑन एन इलेक्ट्रॉन या चार्जेस ऑन एन प्रोटॉन, क्योंकि सेम चार्ज होते हैं, बस उनके जो पोल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज हम बोल देते हैं, वही मोस्ट बेसिक चार्ज यूनिवर्स में फाइंड आउट हम कर सकते हैं। और प्रोटॉन में जो मोस्ट बेसिक चार्ज होता है वो भी इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, बट उसका पोलैरिटी अलग होती है, वो पॉजिटिव होता है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब भी हम बोलते हैं, इट मीन्स फिक्सिंग अ वैल्यू, अ फिक्स्ड वैल्यू, अ फिक्स्ड वैल्यू। तो माइक्रोस्कोपिकली हमने क्या देखा? अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली का क्या मतलब है? माइक्रोस्कोपिकली का मतलब है जब हम बहुत ही कम नंबर के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको ऑब्जर्व करें। व्हेन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, दैट इज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इज अप्रोक्सीमेटली अप टू 1000। हमने क्या ऑब्जर्व करा? तो फ्री चार्ज कैन एग्जिस्ट only in integral multiple of charge on basic charge particle that can exist alone in यूनिवर्स। जैसा कौन सा होता है? जो मोस्ट बेसिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। इस पर जो चार्ज होता है, जो हमने ऑब्जर्व करा एक्सपेरिमेंटली जो हमने फाइंड आउट करा, तो ये जो चार्ज की वैल्यू थी इसका सिंबल होता है ई। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे दिखा रहे हैं तो माइनस साइन लगा देते हैं, और अगर प्रोटॉन पर है तो सिंपल हम ई लिखते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि माइक्रोस्कोपिकली जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो कोई भी चार्ज अगर फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके? इस ई वैल्यू के। सो टोटल चार्ज ऑन दैट फ्री चार्ज विल बी Q equals to n into E, where n is the integer and E is the charge on the most basic charge, that is electron और proton। तो ये सब जो चीज़ें थी इसको सजेस्ट करा था फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने, और एक साइंटिस्ट थे मिलिकन। उन्होंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट किया था, ये वाला जो प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वी डू नॉट ऑब्जर्व, वी निग्लेक्ट, मैक्रोस्कोपिकली वी निग्लेक्ट दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैक्रोस्कोपिकली we neglect quantization of charge, तो मैक्रोस्कोपिकली हम क्या करते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दैट जो चार्ज होता है ना, चार्ज, इट इज मच मोर देन value of E, so we can neglect this property of charge, specific property of charge। अब कुछ सिंपल से क्वेश्चंस देखते हैं
जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, नोट कर लीजिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नोट कर लिया। हमसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमसे बोलता है कि एक बॉडी है, वो बॉडी दूसरी बॉडी पर 10⁻⁹ पर सेकेंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। 10⁻⁹ सेकेंड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है। तो बोलता है कि 1 कूलॉम चार्ज ट्रांसफर करने में 1 कूलॉम चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा। तो कोई बॉडी ए है, वो जो है बॉडी बी को 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करती है पर सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू ट्रांसफर हाउ मच चार्ज 1 कूलॉम चार्ज, ये आपने बताना है। ट्राई करो, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सोचो। अब देखो क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि कितना चार्ज पर सेकंड ट्रांसफर कर रहा है वो। सर ट्रांसफर कर रहा है कितना, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम। तो 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम। यानी कि एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है जी, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम पर सेकेंड। अब हमसे पूछ रहा है कि एक कूलॉम चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा, एक कूलॉम चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1 कूलॉम चार्ज कितना लगेगा। क्या करेंगे, टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर करना है, 1 कूलॉम। स्पीड क्या है, टाइम निकालने के लिए क्या करते थे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कहाँ तक पहुँचना है हमें, 1 कूलॉम तक। स्पीड क्या है हमारी स्पीड है 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलॉम पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर लोगे, सेकेंड में टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा लगभग, ऊपर चला जाएगा, लगभग आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, 1.6 10/16 ऊपर जाएगा 10 सेकेंड। तो इतना टाइम हमें लग जाएगा उसको इतना चार्ज ट्रांसफर करने में। ठीक है, अब इसमें टाइम की कई सारी यूनिट्स होती हैं। तो एनसीईआरटी में जब उसको सॉल्व करा गया, ईयर्स में कन्वर्ट हुआ, तो ईयर्स में कन्वर्ट होकर ये जो टाइम इतना जो टाइम निकल के आया, वो टाइम निकल के आया अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर्स। यानी कि हमें 200 साल लग जाएंगे एक कूलॉम चार्ज ट्रांसफर करने में, अगर हम एक सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। एक एग्जांपल और दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में बोलता है कि अगर हमारे पास एक कप ऑफ वाटर है, तो एक कप ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने प्रोटॉन्स होंगे। या बोल रहा है कि कितना उसमें चार्ज होगा बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स और कितना चार्ज होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच पॉजिटिव चार्ज एंड हाउ मच
negative charge is there in 1 cup of water, 1 cup of वाटर। तो 1 कप पानी में कितना चार्ज होगा पॉजिटिव, कितना चार्ज होगा नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1 कप ऑफ वाटर, 1 कप वाटर को हम मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम वो होगा 250 ग्राम, 250 ग्राम, ठीक है 250 ग्राम। अच्छा वाटर जो होता है वो H2O होता है, तो H2O का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है 18 ग्राम, है कि नहीं 18 ग्राम। यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने आ जाएंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्या फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए, नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए तो इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। एक मोल में कितने नंबर होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एवोगाड्रो नंबर। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे H2O के, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हो गए। ये क्या हो गए मॉलिक्यूल्स हो गए, किसके H2O के, ठीक है इतने मॉलिक्यूल्स के हो गए। अच्छा H2O जो है, तो H2O में क्या होता है 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे। अच्छा एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए एक H2O मॉलिक्यूल में, और 10 प्रोटॉन हो गए एक H2O मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। और टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने हैं, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं H2O के, ये गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे सर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और इतने ही प्रोटॉन्स हो जाएंगे टोटल, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, चार्ज टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम से, तो उसको सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 250/18 इंटू 6.023 इंटू ये 10 यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा तो जाएगा 10 की पावर 24 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। तो जब भी इतनी बड़ी उनको सॉल्व करना हो ना तो 10 वाले अलग लिख लिया करो और जो नंबर्स हैं उनको अलग लिख लिया करो। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 10 वाले अलग लिख लेंगे वो अलग लिखेंगे 250/18, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 मान लेते हैं, 6 इंटू 1.6, ठीक है इंटू 10 की पावर 24 और ये प्लस हो जाएगी पावर 24 -19, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3, इसको भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 मान लो तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर कितना हो गया 24 -19 कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 की पावर 5। इसको सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा 250 इंटू 0.5 करेंगे कितना हो जाएगा 250 इंटू 0.5, 5/10 25 5 जा 125, तो लगभग 125 इंटू 10 की पावर 5
या बोलते 1.25 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम। तो इतना चार्ज होगा दोनों में। दिस इज द आंसर फ्रॉम द एनसीईआरटी। नोट कर लो भाई, इसे नोट कर लो, नोट इट डाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो किसी बॉडी को हम किन किन तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो 3 तरीके जो है हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में जो है, वो है चार्जिंग बाय रबिंग या फ्रिक्शन, फिर है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, और सबसे लास्ट में है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो टॉपिक है इसका नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जब भी हम बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, तो देखिए कई एग्जांपल हमने देखे हैं। जैसे हम देखें कि जब भी हम ग्लास रॉड को, कोई भी कांच की छड़ को हम सिल्क के कपड़े से रब करते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। कैसे चार्ज हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज। और जो सिल्क है वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। यानी कि इनको रब किया तो कुछ हुआ होगा जिसके वजह से एक दूसरे में चार्जेस आ गए। ऐसे ही और एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे किसी वुडन रॉड को, कोई वुड है उसको हम फर से रब करते हैं, या कोई एबोनाइट रॉड है उसको हम फर से रब करते हैं, तो एबोनाइट रॉड और वुड ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जो फर है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो एग्जाम्पल से मैं लिख देता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल देखें, जैसे एक सिल्क क्लोथ लिया हमने, इसको मैंने रब किया एक ग्लास रॉड के साथ। तो कुछ देर बाद हमने ऑब्जर्व करा कि ये जो सिल्क है वो हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसी चार्ज हो गई है? नेगेटिवली चार्ज। और ये जो ग्लास रॉड है ये हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड। ग्लास रॉड ये हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऐसे ही हमने और ऑब्जर्व किया, जैसे एबोनाइट रॉड है, इसको रब किया फर से, तो एबोनाइट रॉड हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये जो फर है ये हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लास्टिक का कॉम्ब है, जब अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं तो ये जो प्लास्टिक कॉम्ब होता है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यानी कि जब भी हम किन्हीं दो, और ये जो चार्जिंग और फ्रिक्शन है जो मोस्टली ऑब्जर्व किया जाता है इन द नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में। नॉन कंडक्टिंग बॉडीज में जब भी हमें चार्ज करना होता है तो हम यूज करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमें बस रब करना होता है, हम देखते हैं कुछ देर बाद बॉडी चार्ज हो जाती है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हमने देखे होंगे। जैसे हम कभी भी कार में ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम देखते हैं जैसे हम गेट को टच करते हैं तो हमें शॉक लगता है। सर ये शॉक क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, और वो जो चार्जेस हैं वो फ्लो हो जाते हैं टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसके वजह से हमें फील होता है एक थोड़ा सा शॉक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या बोल सकते हैं? तो इन द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, when we rub two bodies, each body gets charged with
opposite poles of charge. This method of charging is called charging by friction. Charging by फ्रिक्शन. ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के. एक वो एग्जांपल भी बता दिया आपको प्लास्टिक कॉम वाला. ठीक है. अच्छा, जैसे वुड है तो वुड को भी जब हम फर के साथ रब करते हैं तो हमने ऑब्जर्व किया वुड इज रब्ड विथ फर देन वुड विल आल्सो गेट negatively charged and that fur will be positively charged. So these are the examples of charging by friction. नोट कर लो ये. देखो हमेशा है ना, जब हम चीज़ें सीख रहे होते हैं, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमें मोस्ट बेसिक थिंग्स पहले समझना चाहिए. हम क्या कोशिश करते हैं कि हम सीधा IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे. ऐसा नहीं होता. पहले आप कंसेप्ट समझो. कंसेप्ट समझने के बाद वो चीज़ आपके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, आपको याद है तो आंख बंद करके एक बार सोचा करो कि जो टॉपिक्स मैंने पढ़े, जो भी मैंने नोट्स बनाए, क्या वो चीज़ें मुझे समझ में आ गई. उनको अपने माइंड में एक बार दोहराया करो. फिर उसके बाद उससे रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं वो ट्राई करा करो. जरूरी नहीं ये हो जाएंगे, ये एक स्टार्टिंग फेज होता है लर्निंग का. और तुम डायरेक्ट JEE एडवांस के क्वेश्चन कर लो, वो तुमसे हो भी गया तो तुम सीख नहीं रहे हो, वो तुमसे हो गया एक तुक्के में क्वेश्चन. ऐसा नहीं होता. तो तुमको प्रोसेस बाय प्रोसेस चीज़ें सीखनी होती हैं. तो ये चीज़ें जब बेसिक चीज़ें सीख लोगे तुम्हारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर होंगे. कंसेप्ट क्लियर होगे फिर NCERT लेवल के क्वेश्चंस लगाओ, एकेडमिक लेवल के क्वेश्चंस करो, फिर JEE मेंस के क्वेश्चन करो, फिर JEE एडवांस के क्वेश्चन ट्राई करो, फिर उससे ऊपर के क्वेश्चन ट्राई करो. समझ रहे हो. तो वो प्रोसेस होती है. डायरेक्ट मत कूदोगे सीधे हीरो सोल्व करने लगे और बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे मत करो. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. ठीक है. तो कुछ बेसिक चीज थी मेथड ऑफ चार्जिंग में. पहला हमारा हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. नेक्स्ट जो मेथड ऑफ चार्जिंग है, वो हमारा कौन सा है? चार्जिंग बाय कांटेक्ट. अब हम कांटेक्ट कराएंगे, टच कराएंगे. टच ऐसे कराएंगे कि चार्जेस जो हैं लीक ना हो. लीकेज ऑफ चार्ज एक टॉपिक होता है, हम पढ़ेंगे बाद में. तो चार्जेस लीक ना हो, मतलब चार्जेस उस बॉडी में ही ट्रांसफर हो, कहीं बीच में गायब ना हो जाए. ठीक है. तो मेथड ऑफ चार्जिंग में जो दूसरा मेथड ऑफ चार्जिंग है वो है चार्जिंग बाय कांटेक्ट. चार्जिंग बाय कांटेक्ट. तो इसमें देखो, जैसे मान लो कि हमने एक बॉडी ली न्यूट्रल बॉडी है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. ये न्यूट्रल बॉडी है. न्यूट्रल बॉडी, इसको हमने कांटेक्ट कराया. मान लो हम वो ग्लास रॉड लेके आए, जिस ग्लास रॉड को हमने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में चार्ज किया था ना, तो वो कैसी चार्ज हो गई थी? पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो हम उस ग्लास रॉड को लेके आए. उस ग्लास रॉड को हम लेके आए. इसका इंसुलेटेड हैंडल है और ये जो है ग्लास रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. दिस ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज. इससे हमने कांटेक्ट कराया किसका? न्यूट्रल बॉडी का. न्यूट्रल बॉडी. तो ये बॉडी क्या करेगी? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगी ग्लास रॉड. तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आने चाहिए जब तक कि नेट फोर्स इनसाइड द बॉडी जीरो ना हो जाए. ठीक है. इलेक्ट्रॉन इसमें से आना चाहिए. तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ग्लास रॉड की तरफ. तो कुछ देर बाद क्या होगा, जब हम इस रॉड को हटा लेंगे तो हमारे पास ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जा चुके होंगे. तो जाहिर सी बात है कुछ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है कम होंगे प्रोटॉन से, तो इसमें आ जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड. तो ये बॉडी कैसे हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी.
पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम न्यूट्रल बॉडी लाए, न्यूट्रल बॉडी, और न्यूट्रल बॉडी में क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इससे हम कांटेक्ट में लेके आए किसको, एक निगेटिवली चार्ज मान लेते हैं एबोनाइट रॉड से, जो हमने अभी चार्ज की थी ना, जिसको फर्श से हमने रब किया था, तो एबोनाइट रॉड थी, वो कैसे चार्ज हो गई थी, नेगेटिवली चार्ज। इससे हमने कांटेक्ट किया किसका, न्यूट्रल बॉडी का। क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होने लगेंगे, ट्रांसफर। तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से आफ्टर सम टाइम। ये प्रोसेस एक्चुअली बहुत स्पॉन्टेनियस होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है इट विल बी मोर देन प्रोटॉन्स, तो ये हो जाएगी निगेटिवली चार्ज्ड, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी। ये बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज चार्जिंग बाय कांटेक्ट, सो इट इज द प्रोसेस, चार्जिंग बाय कांटेक्ट क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज बाय contacting two bodies, the process of transferring charge from a charged body to an uncharged body। यानी कि किसी चार्ज बॉडी से अनचार्ज्ड बॉडी में हम चार्ज ट्रांसफर करें, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ये एग्जांपल्स हैं इसके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अच्छा एक चीज और, जब भी हम चार्जिंग बाय कांटेक्ट कर रहे हो और एक बॉडी न्यूट्रल है और दूसरी बॉडी चार्ज्ड है, पर दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, the charging by contact between two identical bodies is done such that charges divide equally। जैसे देखो दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, जैसी बॉडी ए है वैसी बॉडी ये वाली है, ठीक है। तो इसमें चार्ज था मान लो Q और इसमें चार्ज था 0, दोनों का कांटेक्ट कराया, तो कांटेक्ट कराने के बाद जो नेट चार्ज होगा वो तो Q ही रहेगा, बट दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज Q/2, और इस पर भी हो जाएगा Q/2। अच्छा एक काम करा, इस बॉडी को फिर से लेगा अनचार्ज बॉडी के पास जिसमें चार्ज 0 है, दोनों कांटेक्ट कराया, कांटेक्ट कराने के बाद एक पे चार्ज था Q/2, अब फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q/4। ऐसे ही हम चार्जेस को कंटिन्यूस डिवाइड करते रह सकते हैं। फिर इसको लेगा कहीं तो फिर हो जाएगा Q/8, फिर Q/16 एंड सो ऑन। तो 2 की पावर्स में हम इसको डिवाइड करते जा सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं, नोट कर लो ये ये नोट कर लो, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। हटा दूं, हटा दूं, ओके। जो इसमें लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग हमने पढ़ना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो इसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड तुमने नॉर्मली सुना होगा। इंडक्शन मतलब ये होता है कि किसी के साथ आप कांटेक्ट में तो नहीं है, बट उसकी प्रॉपर्टीज आपके अंदर आ गई।
इससे आप कांटेक्ट में नहीं है पर उसकी प्रॉपर्टीज आपके कांटेक्ट में आपके अंदर आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी की बायोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करा, तो जब आप बायोग्राफी पढ़ोगे तो उस इंसान की जिसकी बायोग्राफी आप पढ़ रहे हो उसकी कैरेक्टरिस्टिक धीरे धीरे आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि वो इंसान आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ना वो आपको कुछ बता रहा है, बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर इंड्यूस हो रही है। कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर क्या हो रही हैं, इंड्यूस हो रही हैं। तो अब यही चीज अब चार्ज से रिलेटेड होती है, स्टैटिक चार्ज में जब चार्ज से रिलेटेड होती है, यानी कि हम चार्जेस इंड्यूस कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उससे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो जो लास्ट मेथड है हमारा वो क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय और अच्छे से बोले तो बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसमें क्या होगा इसमें देखो क्या होता है कि जब भी एक चार्ज बॉडी, इफ अ चार्ज बॉडी is brought near to an uncharged body, ठीक है, कोई भी एक अनचार्ज बॉडी है उसके पास हम एक चार्ज बॉडी लेके गए, तो क्या होगा कि जो उसके अपोजिट चार्जेस हैं वो पास में आ जाएंगे। इसको देखो एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देख लो, दो मेटेलिक स्फीयर लिए हमने, ठीक है, ये जो है इसका नॉन कंडक्टिंग बेस है, ये हमने एक लिया मेटेलिक स्फीयर और इसी मेटेलिक स्फीयर के साथ एक और मेटेलिक स्फीयर इसके कांटेक्ट में रख दिया। दोनों न्यूट्रल हैं अभी, ये दोनों कैसे हैं? न्यूट्रल है, ठीक है। अभी हमने इनको रख दिया। अब मान लो इनके पास लेके आए हम कोई भी चार्ज रॉड चार्ज रॉड लेके आए। कौन सी चार्ज रॉड लेके आए? मान लेते हैं हम ग्लास रॉड लेके आए। ग्लास रॉड कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसी रॉड होती है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो हम इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड लेके आए, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड लेके आए। अब क्या होगा कुछ टाइम बाद क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस दोनों मेटेलिक स्फीयर में ये कांटेक्ट में, तो यहाँ से ट्रांसफर होकर उसके पास आ जाएंगे। यानी कि कुछ देर बाद जो इसका रिजल्टेंट होगा कुछ ऐसा होगा। रॉड हमने पास ही रखनी है, कांटेक्ट नहीं कराना है हमने रॉड का, ठीक है। तो सारे के सारे जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो यहाँ की तरफ आ जाएंगे इधर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बता सकते हो इसके आगे इसमें क्या होगा? इसमें आगे इसके क्या होगा? अगर मान लो ये रॉड हम इसके पास ही रखे रहें, ये रॉड हम इसके पास ही रखे रहें और इन दोनों मेटेलिक स्फीयर्स को थोड़ा सा सेपरेट कर दें, तो क्या होगा? सेपरेट करने के बाद क्या होगा? इसमें वही नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और इसमें वही पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। रॉड अभी भी हमें इसके पास रखनी है, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? जैसे ही हम इसको थोड़े दूर ले गए दूर ले जाने के बाद क्या होगा इसमें? सोचो। रॉड अभी हमें पास में रखनी है क्योंकि अगर हम थोड़ा दूर करेंगे तो ये चार्जेस आपस में इंड्यूस करके न्यूट्रलाइज हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको थोड़े दूर ले जाने के बाद
थोड़े दूर ले जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये रॉड हटा देंगे। तो ये वाली जब हम रॉड हटा देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह ही जाएगा और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज रह ही जाएगा। ठीक है, फिर कुछ देर बाद ये अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें बिना चार्ज ट्रांसफ़र के, बिना कांटेक्ट के दो चार्ज बॉडी मिल जाएंगी। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ चार्ज का। दो बॉडीज कैसी मिल जाएंगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज विदाउट एनी कांटेक्ट एंड विदाउट एनी ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, इसमें लिखेंगे इफ अ बॉडी इज ब्रॉट, if a charged body, if a charged body is brought near to an uncharged body, an uncharged body, ठीक है, the body get polarized, कौन सी बॉडी, अनचार्ज बॉडी, the uncharged body get polarized and this way charge is induced in uncharged body। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी अनचार्ज बॉडी होती है उसके पास हम चार्ज बॉडी लाते हैं और उसको पोलराइज करके हम क्या कर देते हैं, उसमें चार्ज इंड्यूस कर देते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या था, ब्रिंग टू मेटेलिक स्फीयर्स, मेटेलिक अनचार्ज्ड, bring to uncharged metallic sphere close to each other and then brought a charged rod near to any sphere। फिर सेकंड क्या हुआ हमारा, सेकंड हुआ अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड इन, इसको नाम देते हैं ए, इसको देते हैं बी, इन ए एंड so same charge as of charged rod is induced in B। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या बोलते हैं पोलराइजेशन। तो ये पोलराइज हो गई, क्या हो गया इस पर, पोलराइज हो गया। ठीक है, then what we will do, we will separate two spheres by very small distance, and keeping rod near to A। फिर उसके बाद क्या किया हमने, सेकेंड लास्ट स्टेप में हमने वो रॉड को हटा दिया, हमने क्या किया, रॉड को हटा दिया, रिमूव द रॉड एंड सेपरेट बोथ स्पेयर्स
सेपरेट बोथ स्पेयर्स बाय मोर डिस्टेंस, और दूर रख देंगे इसको। लास्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, दैट ये जो स्पेयर्स थे दे बोथ गेट बोथ A and B, A and B, A and B, ये भी A and B, तो both A and B will get charged। तो इस तरीके से हम बिना कांटेक्ट करे किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और भी एक टॉपिक है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम बहुत बाद में पढ़ेंगे। वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना होता है जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमें इंडक्शन पढ़ना था वो यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो एक इसी से रिलेटेड एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, बोल रहा है कि आपके पास एक मेटल स्फीयर है। क्या है? एक मेटेलिक स्फीयर है, उसको आपको चार्ज करना है, मान लो बोल देता है कि पॉजिटिवली चार्ज करना है। क्वेश्चन बोल रहा है एक मेटेलिक स्फीयर गिवन है, आपको उसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, पर आपको विदाउट कांटेक्ट करना है, यानी कि बाय इंडक्शन करना है। कैसे करना है उसको? चार्ज बाय इंडक्शन करना है। तो क्वेश्चन है हाउ कैन यू चार्ज, क्वेश्चन इज हाउ कैन यू चार्ज a metal sphere without any contact, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। इसका सॉल्यूशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? फोर्सेस बाय मल्टीपल चार्जेस। ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ लिया? इस टॉपिक में हमने चार्जेस की डेफिनेशन देखी, चार्ज क्या होते हैं, चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज देखी, चार्ज की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देखी, मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखा, कुछ एनसीईआरटी के कुछ बेसिक से एग्जांपल्स देखे। तो अभी हमारा जो प्रोसेस है वो ऐसा रहेगा, हम ये कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे, साथ साथ एनसीईआरटी लेवल के एग्जाम्पल सॉल्व करते रहेंगे। फिर उसके बाद जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जो भी जेईई मेंस और एडवांस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको एक साथ एक लेक्चर में कवर कर लेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दीज ऑल टॉपिक्स। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करके लाना है नेक्स्ट क्लास में, और अगर नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा, जो कि होगा हमारा कूलॉम्स लॉ एंड फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। So thank you so much and all the very best.